Good morning and Assalamu alaikum class. How are you all? Hope so you all will be fine. Today the discussion of our topic is study of malaria. मलेरिया के बारे में बेटा हम लोगों ने पढ़ना है कि मलेरिया क्या होता है। जो मलेरिया वर्ड है ये इटालियन वर्ड है, इटली से, ठीक है, इटली से इटालियन वर्ड है। माला का मतलब होता है बैड और एरिया का मतलब होता है एयर, बैड एयर। मलेरिया जो है ना वो बेटा एक फ़ीवर टाइप है, ठीक है। फ़ीवर होता है बुखार वगैरह, टेम्परेचर जो हम लोगों को होता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, एक हम लोगों को मॉस्किटोज़ मच्छरों के काटने की वजह से होता है, ये होता है मलेरिया। और मलेरिया का मैंने आपको मतलब बता दिया, दैट्स कॉल्ड बैड एयर। अब मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए ना बहुत कुछ है। सबसे पहले तो एक ट्री है, उस कोई भी दरख्त की जो बार्क होती है ना, उसकी जो लकड़ी होती है मोटे वाली, उसको हम लोग कहते हैं क्यूना। ये मलेरिया जैसा जो टेम्परेचर होता है ना उसको क्योर करने में हेल्प करता है हमारी। एक और हमारे पास ट्री की बार्क है, उसे कहते हैं हम लोग किनकोना, ठीक है। ये जो किनकोना है ना, ये बार्क है ट्री की, एक क्यूना है, ये भी हमारे मलेरिया वाले टेम्परेचर को क्योर करता है। अगर हम लोग बार्क को कट ऑफ करें और उसका पानी वगैरह निकाल के यूज़ करें तो हम लोगों का जो मलेरिया टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। एक और सेकंड बार्क है हमारे पास ट्री की, वो है किनकोना जो है वो भी मलेरिया को ट्रीट करता है, मलेरिया को ठीक करता है। अब किनकोना में ना क्यूनिन किस्म की एक ड्रग है, एक केमिकल है, वो प्रेजेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हमारी हर तरह की डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए। लकड़ी जो होती है ना, लकड़ी का जो पानी होता है वो हमेशा ही किसी न किसी बीमारी को ट्रीट करता है, बीमारी को वो ठीक करता है। यहाँ पे आपके पास दो बार्क्स हैं, एक है क्यूना और एक है किनकोना, ठीक है। नेक्स्ट ना कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने डिफरेंट व्यूज़ दिए। कंफर्म उन्हें भी नहीं पता था, लेकिन उन्होंने अपने डिफरेंट व्यूज़ दिए हैं। और उन डिफरेंट व्यूज़ का मतलब होता है कि उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी है मलेरिया के अकॉर्डिंग। सबसे पहला वर्क आया है लेवेरियन का। जो ये लेवेरियन साइंटिस्ट है बेटा, ये फ्रेंच आर्मी फिजिशियन है, मतलब फ़िज़िक्स का भी है, आर्मी में भी वो रहा है, फ्रेंचाइज़ है। 1878 में लेवेरियन ने क्या किया था कि उसने ना उस पेशेंट का ब्लड निकाला जिस पेशेंट को मलेरिया था। उस पेशेंट का छोटा सा थोड़ी सी अमाउंट में ब्लड निकाला और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्ज़र्व किया। जब उसने माइक्रोस्कोप के नीचे उस पेशेंट का, मलेरिया वाले पेशेंट का ब्लड ऑब्ज़र्व किया है तो उसे ना छोटे ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं वो नज़र आए, छोटे जानदार नज़र आए जो कि ज़िंदा थे। उसने अपनी तरफ से हाइपोथेसिस दे दी। कंफर्म नहीं उसे पता था कि, उसे सिर्फ इतना पता था कि मैंने मलेरिया वाले पेशेंट का ब्लड लिया। अब उसने जब माइक्रोस्कोप के नीचे उसको ऑब्ज़र्व किया तो उसे छोटे ऑर्गेनिज़म्स नज़र आए, लेकिन उसको नहीं पता था कि ये ऑर्गेनिज़म्स क्या हैं। उसने ना अपने तरीके से, अपने तौर से उन ऑर्गेनिज़म्स का नाम लिख दिया प्लाज्मोडियम, ठीक है। जो छोटे ऑर्गेनिज़म उसको ब्लड में नज़र आए थे, उसने उनका नेम रख दिया प्लाज्मोडियम। और उसने ना उस प्लाज्मोडियम को देखते ना कुछ पॉइंट्स बता दिए। पॉइंट्स उसने ये बताए कि जो मलेरिया और गंदी जगह होती है ना, उन दोनों का आपस में कनेक्शन है। कनेक्शन किस तरह है कि जब गंदा पानी होगा, कहीं सी जगह पे खड़ा रहेगा तो वहाँ पे मच्छर, जो आम से मच्छर होते हैं वो प्रोड्यूस होंगे, पैदा होंगे गंदे पानी पे। वो गंदे पानी को अपने अंदर मच्छर जो हैं वो सक करते हैं। ज़ाहिर सी बात है वो गंदा पानी मच्छरों के बैली में वगैरह में जाता है तो वो ज़ाहिर सी बात है और गंदा हो जाता है। फिर वही मच्छर जो होती हैं वो हम इंसानों की बॉडी पे काट लेते हैं तो फिर हमें मलेरिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं। सेकंड उसने पॉइंट दिया कि जो क्यूनिन है ना, मैंने बताया था आपको किनकोना के अंदर क्यूनिन जो केमिकल है वो प्रेजेंट होता है, मलेरिया को ट्रीट करता है। तो उसने बताया कि जो किनकोना बार्क है इसके अंदर क्यूनिन प्रेजेंट होता है तो वो मलेरिया को ठीक कर सकता है। थर्ड उसने बता दिया कि जो इंसान गंदा पानी पिएगा उससे उसको मलेरिया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मलेरिया मच्छरों का और गंदे पानी का आपस में कनेक्शन होता है, ठीक है। फोर्थ उसने बता दिया है कि जो प्लाज्मोडियम है ना, छोटे लिविंग ऑर्गेनिज़म जो उसको नज़र आए हैं वो हर मलेरिया वाले पेशेंट के अंदर आपको नज़र आएंगे। कोई भी मलेरिया पेशेंट आपको नज़र आएगा ना, जिस भी इंसान को मलेरिया का टेम्परेचर होगा, आप उसका ब्लड निकालेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे तो उसके अंदर आपको छोटे ऑर्गेनिज़म्स नज़र आएंगे, हिलते, बहुत ही छोटे होंगे वो। तो उनको नाम उसने कह दिया कि ये प्लाज्मोडियम है, और प्लाज्मोडियम जो है वो हर मलेरिया वाले पेशेंट के अंदर उसको नज़र आएगा। अब उसने ये जो प्लाज्मोडियम बताया था, उसने ये कहा है कि प्लाज्मोडियम के थ्रू ही मलेरिया होता है।
गंदा पानी मॉस्किटो सक करेंगे, अपने अंदर लेके जाएंगे, फिर वही गंदा पानी जो है वो मलेरिया, वो एक आम नॉर्मल से इंसान के अंदर जब बाइट करते हैं ना मच्छर, तो वो पानी जो है वो अपने अंदर से निकाल के उस आदमी के अंदर डाल देते हैं और फिर उससे वो क्या होता है, ब्लड ख़राब हो जाता है। ब्लड ख़राब होने की वजह से वहाँ पे क्या होते हैं, ऑर्गेनिज़म्स प्रोड्यूस होते हैं और उन ऑर्गेनिज़म्स को जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो वो प्लाज्मोडियम बन जाता है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आ सकती है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है बच्चों, ऐसा टाइम पीरियड जब एक जरासीम का टुकड़ा जो है वो किसी इंसान के अंदर एंटर हो रहा हो और उसके वहाँ पे निशान ज़ाहिर होना शुरू हो जाएं, उसके उतने गैप को हम लोग कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अब मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि एक इंसान है, हमारे पास मेल है, आदमी है, ठीक है, उसको ना मच्छर ने काटा है। अब मच्छर के काटने की देर है और उस मच्छर के काटने के फ़ौरन बाद ना वहाँ पर निशान हल्के हल्के पड़ने शुरू हो गए हैं। अब उस मच्छर के काटने की देर है और निशानों के ज़ाहिर होने की देर है, उस टाइम पीरियड को हम लोग कहेंगे ये क्या है, हमारा इंक्यूबेशन पीरियड है। ऑब्ज़र्वेशंस क्या है, जो था ना हमारे पास लवेरियन, उसने ऑब्ज़र्वेशन ये बताई थी कि जो मलेरिया है वो हमेशा गंदी जगहों से ही प्रोड्यूस होता है और जो इंसान गंदा पानी, गंदे नालों का गंदा पानी पी लेगा उसको ज़िंदगी में कभी भी मलेरिया नहीं होगा, कभी भी मलेरिया का बुखार नहीं होगा, टेम्परेचर नहीं होगा, उसे चाहे जितना मर्ज़ी जो मच्छर है वो कट कर ले। सेकंड हमारे पास साइंटिस्ट है AFA किंग। AFA किंग ने 20 ऑब्ज़र्वेशंस दे दी और 20 में से ना कुछ ऑब्ज़र्वेशंस जो हैं वो आपकी बुक में मेंशन है। सबसे पहली ऑब्ज़र्वेशन ये है, उसने ये कहा कि जो लोग बाहर खुली फ़िज़ा में, खुले सहन में सोते हैं उनको मलेरिया हमेशा हो जाता है और जो लोग अंदर सोते हैं रूम्स वगैरह में उनको मलेरिया नहीं होता। सेकंड ऑब्ज़र्वेशन उसने ये बताई कि जो लोग आग जला के आग के पास सोती हैं ना उनको मलेरिया नहीं होता और जो लोग आग जला के आग के पास होती हैं उनको मलेरिया होता है और जो लोग नेट्स वगैरह, जालियाँ वगैरह या फिर वो जो मैट्स वगैरह इलेक्ट्रिक मैट्स होते हैं वो यूज़ करती हैं उनको मलेरिया नहीं होता। तीसरा उसने ऑब्ज़र्वेशन, जो थर्ड ऑब्ज़र्वेशन थी उसने वो ये बताई है कि जो धुएं वाली आग, एक होती है आग जो जला के सोते हैं उससे मलेरिया होता है और एक होता है आग जला के उसके ऊपर फ़ौरन पानी फेंक देना, वो आग बुझ जाती है, जस्ट धुआं ही धुआं होता है। जो लोग धुएं वाली आग के पास होते हैं ना उनको मलेरिया कभी भी नहीं होता क्योंकि धुएं से मलेरिया जो है वो मरता है, ज़िंदा नहीं बचता। अब ये जो हमारा AFA किंग है उसने अपनी हाइपोथेसिस दी थी। लवेरियन ने हाइपोथेसिस दी थी कि प्लाज्मोडियम से मलेरिया बनता है और प्लाज्मोडियम उसने क्या कहा, क्या होता है, छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। अब जो AFA किंग है उसने ये बताया है कि जो मच्छर होते हैं ना वो प्लाज्मोडियम अपने अंदर बनाते हैं और फिर उसको एक हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसमिट कर देते हैं। जब एक मच्छर अच्छे भले नॉर्मल इंसान को कट करता है तो वो उसके अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज़म्स प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस हुए होते हैं ना वो उस नॉर्मल आदमी के अंदर ट्रांसमिट कर देता है और फिर क्या होता है, उस नॉर्मल आदमी को मलेरिया हो जाता है। थर्ड हमारे पास साइंटिस्ट है रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस जो है बेटा वो बरतानिया का रहने वाला था, आर्मी का था, फ़िज़िक्स वो पढ़ना जानता था। इंडिया में वो इस टाइम रह रहा था। 1880s में ना उसने एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया कि एक फ़ीमेल मॉस्किटो ली, ठीक है, मॉस्किटो एक फ़ीमेल लिया, उसका नाम उसने रख दिया एनोफ्लीज़, ठीक है, एनोफ्लीज़। उसने अलाउ किया कि ना वो जो मच्छर है एनोफ्लीज़ मच्छर जो है फ़ीमेल, उसने उसे कहा कि वो एक मलेरिया वाले पेशेंट को बाइट करे, जिसको ऑलरेडी जिस पेशेंट को ऑलरेडी मलेरिया है उसको वो बाइट करे। जैसे ही उस एनोफ्लीज़ मच्छर ने मलेरिया वाले पेशेंट को बाइट किया वो जो मच्छर था वो उसी टाइम मर गया। एनोफ्लीज़ जो थी वो मर गई कुछ दिन बाद। और जब वो मर गई तो फिर क्या किया, रोनाल्ड रॉस ने वो मच्छर लिया, उसका जब ऑपरेट किया तो उसको उसकी बॉडी के अंदर से प्लाज्मोडियम मिला। ज़ाहिर सी बात है, एक नॉर्मल इंसान था, उसको एक मलेरिया वाले मच्छर ने कट कर दिया तो वो सारा प्लाज्मोडियम एक नॉर्मल इंसान के अंदर एंटर हो गया और जब एंटर हुआ तो वो भी मलेरियल पेशेंट बन गया। अब एक अच्छा भला मच्छर जो है एनोफ्लीज़ फ़ीमेल थी, उसने मलेरिया वाले पेशेंट को कट किया, थोड़े दिन बाद उसकी डेथ हो गई। जब रोनाल्ड रॉस ने उस मच्छर का एक्सपेरिमेंट किया तो उसके बॉडी के अंदर से प्लाज्मोडियम मिला, उसकी स्टमक के अंदर से प्लाज्मोडियम मिला। और सेकंड फिर रोनाल्ड रॉस ने एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया
कि उसने पहले तो उसने सिंपल मॉस्किटो लिया था एनोफ्लीस, फिर उसने वो वाला लिया जिसके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था और उसने उसे बोला कि वो तुम हेल्दी पर्सन को बाइट करो। हेल्दी पर्सन को जब बाइट किया तो वो हेल्दी पर्सन को मलेरिया हो गया। तो उसकी जो हाइपोथेसिस थी वो ट्रू साबित हो गई, क्योंकि जो मलेरिया वाला मच्छर होगा वो नॉर्मल इंसान को कट करेगा तो उस नॉर्मल इंसान को मलेरिया ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। और एक नॉर्मल मच्छर जो है वो जब एक मलेरिया वाले पेशेंट को, मलेरिया वाले मरीज़ को जब कट करेगा तो डेफिनेटली नॉर्मल मच्छर की डेथ हो जाएगी। ये आपको डिफरेंस समझ लगी है? मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, एक नॉर्मल मच्छर है और एक हमारे पास मलेरिया वाला मच्छर है, ठीक है। मॉस्किटो एक नॉर्मल है और एक जो है वो मलेरिया वाला है। एक हमारे पास हेल्दी पर्सन है और एक हमारे पास मलेरिया वाला पर्सन है। अब जो नॉर्मल था, हेल्दी मच्छर था, उसने बाइट किया मलेरियल पेशेंट को, तो मच्छर की क्या हो गई, मॉस्किटो की क्या हो गई, डेथ हो गई। अब एक हेल्दी पर्सन था, उसको मलेरिया वाले मॉस्किटो ने कट किया, बाइट किया, तो जो हमारा हेल्दी पर्सन था वो क्या बना, मलेरियल पेशेंट बन गया। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। थ्योरी क्या होती है बेटा? जब हम लोग अपनी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर लेते हैं, अपनी हाइपोथेसिस वगैरह दे लेते हैं, तो जिस टाइम हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उस टाइम हम लोग ना एक्सपेरिमेंट जिस स्टेप से कर रहे होते हैं ना, पहले क्या किया, दूसरे नंबर पे क्या किया, थर्ड नंबर पे क्या किया, फोर्थ पे क्या किया, हम लोग ना लिखते जाते हैं, तो वो ना हमारी एक थ्योरी बनती जाती है। तो जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं साथ साथ हम लोग लिख रहे होते हैं अपने व्यूज़ को, अपनी ऑब्जर्वेशंस को, तो उसको हम लोग कहते हैं कि क्या हमारी कहलाती है, थ्योरी कहलाती है। और जो थ्योरी होती है ना वो टेस्ट करने के बाद कभी भी रिजेक्ट नहीं होती। एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम लोग अपना माइंड चेंज कर लेते हैं कि हमने इस तरह एक्सपेरिमेंट करना है, इस तरह नहीं करना, इस तरह करना है, इस तरह नहीं करना। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं साथ साथ अपनी वर्डिंग में उसको लिख रहे होते हैं कि मैंने ये किया फर्स्ट स्टेप में, मैंने ये किया सेकंड स्टेप में, तो वो हम अपनी तरफ से ना थ्योरी लिख रहे होते हैं। और जो थ्योरी होती है वो कभी भी रॉन्ग नहीं होती, बल्कि वो हमेशा करेक्ट होती है। इसको कहते हैं हम लोग थ्योरी। फिर आते हैं हमारे पास लॉ और प्रिंसिपल। जो बेटा थ्योरी होती है ना, थ्योरी तो कभी भी रिजेक्ट नहीं होती, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद लिखते हैं। अगर पहले लिखते तो वो डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाती, फॉल्स हो जाती। लेकिन ये जो है ये थ्योरी हम लोग एक्सपेरिमेंट के बाद लिखते हैं, तो इट्स मीन कि हमारी ये थ्योरी कभी भी रॉन्ग नहीं होती। सेकंड टाइम पे हम लोगों ने ये बताना है लॉ और प्रिंसिपल। जो लॉ और प्रिंसिपल होते हैं ना वो थ्योरी के बाद ही बनते हैं। थ्योरी अगर हमारी बहुत परफेक्ट है तो हम लोग एक कानून पेश कर देते हैं, फिर उस कानून को फॉलो करना पड़ता है, उस प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है। एग्जाम्पल्स हमारे पास है हॉर्डे वेनब्रिंग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो दो लॉज हैं ना, ये हमारे साइंटिस्ट ने दिए हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, और उनके एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो 100% परफेक्ट हैं। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। बेटा जब हम लोग किसी चीज़ के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ना, तो उससे पहले हम लोग डिफरेंट बुक्स को रीड आउट करते हैं, डिफरेंट न्यूज़पेपर रीड आउट करते हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स रीड आउट करते हैं। जो चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं ना, हम लोग उसको एक पेज पे ना लिखते जाते हैं। उसका मतलब ये होता है हम लोग डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। फिर नंबर 1 पे हम लोग देखते हैं कि कौन सी चीज़ सूटेबल है, नंबर 2 पे उसको सूटेबल चीज़ को रखते हैं, नंबर 3 पे करते हैं, उसको हम लोग डाटा ऑर्गेनाइज़ करना कहते हैं। अब मैंने आपको लास्ट टाइम पहले वो स्टेप पढ़ाया था कि सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करनी है, उसके बाद हम लोगों ने हाइपोथेसिस करनी है, उसके बाद हम लोगों ने डिडक्शन करनी है। अगर मैं डिडक्शन पहले नंबर पे ले जाऊँ, ऑब्जर्वेशन थर्ड नंबर पे ले आऊँ, तो ये हमारी डाटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। जो चीज़ तरतीब के साथ, एक साथ हम लोग तरतीब के साथ, सीक्वेंस के साथ लिखते हैं, उसे कहते हैं डाटा ऑर्गेनाइजेशन, डाटा को ऑर्गेनाइज़ करना। और डाटा एनालिसिस क्या होता है बेटा? जब डाटा हमारे पास आ जाता है ना, हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, सारे पॉइंट्स हम लोग पता चल जाते हैं, हम उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू या अपनी हाइपोथेसिस के थ्रू ना रिजेक्ट करते हैं, ट्रू करते हैं, फॉल्स करते हैं, उससे कहते हैं डाटा एनालिसिस। अब डाटा एनालिसिस में ना दो चीज़ें आती हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दो चीज़ों के दरमियान जब आपने डिफरेंस शो करना है बाय लगा के, जिस तरह आपके पास A बाय B लिखा हुआ है, या हम लोग इसको A बटा B कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग रेशियो बना रहे हैं। और प्रोपोर्शन में हमेशा 4 चीज़ों के दरमियान हम लोगों ने जब 4 चीज़ों का कम्बिनेशन बनाना होता है, तो उसमें हम लोग इक्वालिटी का साइन प्रोड्यूस करते हैं, A रेशियो B इज़ इक्वल टू C रेशियो D। तो ये हमारी क्या होती है? प्रोपोर्शन। रेशियो हमेशा 2 चीज़ों के दरमियान एक्सप्रेस की जाती है, A बाई B या A बटा B, और प्रोपोर्शन जो है वो हमेशा 4 चीज़ों के दरमियान एक्सप्रेस की जाती है इक्वलिटी का, इक्वल का साइन लगा के। यहाँ तक ये आपका बायोलॉजी का यूनिट नंबर 2 था, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम।
आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो गया हमारा। और आप लोग बहुत सा ख्याल रखना अपना। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर जब तक नहीं आता तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।